राइट। चलो जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4 बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। चैप्टर 4 में हम आज बात करेंगे अबाउट एलिसिटेशन एंड कोलैबोरेशन। सो ये नॉलेज एरिया का लाइक फोर्थ, दिस इज द फोर्थ थिंग इन बेबॉक में, जिसके अंदर वी हैव डिफरेंट टास्क: prepare for elicitation, conduct elicitation, confirm elicitation results, communicate business analysis information, manage stakeholder collaboration. So basically, we need to understand what is actually elicitation और इसका purpose क्या है, why business analysts do all these activities. So ultimately what we are trying to achieve out of these all activities. So ये हम मेनली आज डिस्कस करेंगे इस अप्रोच के अंदर, एलिसिटेशन एंड कोलैबोरेशन के अंदर, कि हम ये सारी एक्टिविटीज करते क्यों हैं, उनका पर्पस क्या है और किस तरह से ये सारे टास्क हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस, आप कह सकते हैं कि बेटर यूजर रिक्वायरमेंट और सोल्यूशन। So again, this is the similar structure जो कि आप देखते हैं बेबॉक के अंदर, कि कोई भी नॉलेज एरिया स्टार्ट करने से पहले, उसके या टास्क स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके रिक्वायर्ड इनपुट्स होते हैं, एंड देन यू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एंड देन उन टास्क से व्हाट आर द आउटपुट्स वी आर गेटिंग, और वो आउटपुट्स आपके डिफरेंट नॉलेज एरियाज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी, जो कि मेनली इनपुट्स इसमें यूज होंगे वो नीड्स है, जो कि वेरी बेसिक थिंग, जो कि वी हैव टू नो कि बिजनेस की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन बिजनेस एनालिसिस इंफॉर्मेशन, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट अप्रोच, किस तरीके से हमने जो रेलिवेंट लोग हैं, जो कि हम सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू करने से और ना करने से इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन सबको किस तरह से हमने इन्वॉल्व करना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एंड देन बिजनेस एनालिसिस, परफॉर्मेंस असेसमेंट। एट द सेम टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी टास्क और जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको एनालाइज करते रहें, और ताकि उसको इम्प्रूव करते रहें अपनी फर्दर बेटर रिजल्ट्स के लिए। सो अगेन, ये हमारा BCCM मॉडल, बिजनेस एनालिस्ट कोर कॉन्सेप्ट मॉडल, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर आप नोटिस करें तो यू विल सी के ये मॉडल कोई भी टास्क और नॉलेज एरिया स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले होता है, और इसका हमने पर्पस डिस्कस किया कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। और इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप कोई भी नॉलेज एरिया जब भी स्टार्ट करते हैं, ये दीज आर दी सम ऑफ द एलिमेंट्स जो कि आपको कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले कंसिडरेशन में रखना है, कि चेंज, नीड, सॉल्यूशन, स्टेक होल्डर्स, वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट, और इन चेंज के अंदर हम क्या चेंज ला रहे हैं, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से हम इसमें दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए इसके अंदर वैल्यू क्या है, क्या सोल्यूशन हम चाहते हैं आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम करना चाह रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या है इसका। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कि बार-बार ये रिमाइंडर इसलिए है कि यू व्हेनेवर यू डूइंग परफॉर्मिंग एनी बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटी विद इन ऑल दिस नॉलेज एरियाज, आपको इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है, और रिपीटेडली यू नीड टू अलाइन योर एक्टिविटीज, और जो भी आपके अप्रोच है इन 6 एलिमेंट्स के हिसाब से, ताकि यू कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर जो टास्क है वो प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन। प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन में आपका पर्पस क्या है, इस चीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप इस एक्टिविटी और नॉलेज एरिया का स्कोप अंडरस्टैंड करें कि हम ये एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं, और
इसको करने के लिए क्या सही तरीका होगा, ठीक है, और इसको परफॉर्म करने के बाद हम क्या इससे अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर इन चीजों को जब आप कंसिडर करेंगे देन फिर देयर आर सम अदर एलिमेंट्स जिसके अंदर मटेरियल्स है, रिसोर्सेज हैं, टाइम है, ये सारी चीजें आपकी कंसिडरेशन में होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। And then of course techniques, what are the techniques are we going to use to perform all these tasks and the activities जो कि आपको इसमें fruitful result दे सकती है। तो इस चीज को समझना बहुत important है, इसीलिए ये हम अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रीपेयर एलिसिटेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आपको अपना काम स्टार्ट करने से पहले सोचने होते हैं और जिनको आपको लुक आफ्टर करना होता है मेनली। And then the business description. Business analysis prepare for elicitation by defining the desired outcome of the activity. इसके अंदर अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्पस क्या होता है कि आपको इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कर क्यों रहे हैं और इसको करने के बाद हमारा मकसद क्या है, हम चाहते क्या है, व्हाट वी वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोल आपको पता हो, आपको मालूम हो कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। एंड देन इसके साथ फिर हम फर्दर जो चीज़ें हैं कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चीज़ों की हेल्प चाहिए, कौन-कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, किनकी कोलैबोरेशन हमें चाहिए होगी, क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्लान करते हैं। सो प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए नीड, हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस नीड क्या है। एंड देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट अप्रोच, क्योंकि एलिसिटेशन के अंदर आपके इन्वॉल्वमेंट बिजनेस यूजर्स और सोल्यूशन यूजर्स और जो लोग इम्पैक्ट होंगे उस चीज से या जो लोग यूज करेंगे उस सोल्यूशन को, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हम अपने प्रीवियस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके रहेंगे। स्टेक होल्डर्स की अप्रोच डिफाइन करने का पर्पस क्या है, तो ये दो चीजें जब आपके पास होती हैं तो देन यू नो कि हमारे को किस स्टेक होल्डर से बात करनी है और किस पर्पस के लिए हमें उसको एंगेज करना है। एंड देन वंस वी परफॉर्म दिस टास्क प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन, हमारे पास फिर एलिसिटेशन एक्टिविटी प्लान होगा कि हम अब इसको एग्जीक्यूट कर सकें। सो नीड, सो आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये मालूम है कि एलिसिटेशन करते क्या है, क्यों है हम लोग, एनी थॉट्स ऑन दैट? राइट, सो बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर कि एलिसिटेशन का पर्पस ये होता है कि हम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है या जिस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले तो आपके पास इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, वो आप बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, नीड क्या है। जब वो आपको पता चल जाती है देन द पर्पस ऑफ एलिसिटेशन कि आप उस नीड को मेक श्योर करते हैं, वैलिडेट करते हैं बाय एंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स कि दिस इज एग्जैक्टली द इशू और द नीड on what we want to achieve it out of it. So purpose elicitation का ये है कि आप different perspective के साथ different stakeholders को engage करते हैं, उनसे discuss करते हैं, and then आप in the end came to the conclusion कि alright this is the actual need, because as अगर आप लोगों को याद हो हम अपने previous discussion में बात कर चुके हैं कि most of the time जब आप business के पास जाते हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम, उनकी नीड्स के बारे में पूछते हैं तो वो ज्यादातर बात कर रहे होते हैं सिम्टम्स की। they were not they are not usually aware about the root cause के वो कि किस वजह से ये चीज हो रही है या क्या चीज पे हमें फोकस करना है। So they were focusing most of the time on the symptoms, और उस चीज को अवॉइड करने के लिए उस कंफ्यूजन को, क्योंकि अगर आप भी एज अ बीए फोकस रूट कॉज पे नहीं करेंगे, कोर इशू पे नहीं करेंगे, कोर सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और अगर आप बेस्ड ऑन सिम्टम्स you assume certain things and then you start working on that, then it would be disaster. So ये एक मेन इसका पर्पस होता है। So prepare for elicitation के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर सेटअप, लॉजिस्टिक्स,
prepare stakeholder, secure support material, understand the scope of elicitation and select elicitation technique. और हम इन सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. So setup logistics, इसका मकसद क्या है सेटअप लॉजिस्टिक का प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन के अंदर? सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आप को अपने गोल सेट करने होते हैं कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं एलिसिटेशन करके. आप वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है. देन फिर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एलिसिटेशन में आपका मेनली काम ये होता है कि यू नीड टू एंगेज विद डिफरेंट ऑडियंस, स्टेक होल्डर्स, जो भी डिफरेंट होते हैं. अब इस आजकल के इस डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर यू नो दैट सम सडन बिजनेस यूजर्स और स्टेक होल्डर्स आर वर्किंग रिमोटली. ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप को लोकेशंस का पता हो उन स्टेक होल्डर्स की. फॉर एग्जांपल, अब मैं यूएस में बैठ के मैं अगर किसी टेक्निकल टीम से बात करना चाहता हूँ, इट कुड बी इन पाकिस्तान, इट कुड बी इन इंडिया और बैंकॉक, चाइना, राइट. तो मुझे उनकी लोकेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उनके साथ अपनी मीटिंग स्केड्यूल्स करूंगा तो मुझे उनके टाइम जोन का भी पता होना चाहिए कि विल इट बी फिजिबल फॉर देम कि वो उस टाइम जोन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, इजी होगा उनके लिए, क्या चैलेंजेस हैं. तो डिफरेंट एंड आल्सो अगर आप एक सिटी के अंदर ही हैं, फॉर एग्जांपल आप विद इन अ सिटी आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्टेक होल्डर के साथ आप मीटिंग सेट कर रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका डिस्टेंस मुझे कितना लगेगा टाइम आने जाने में कम्यूट के अंदर, और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास आने जाने के लिए. सो यू कैन प्लान अहेड ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो लोकेशन पता हो. देन रिसोर्सेज, बुक रिसोर्सेज. तो बुक रिसोर्सेज में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अरेंजमेंट करने हैं. देन अगर आप फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस के अंदर ही मीटिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि फॉर वर्कशॉप्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए आपके रूम अवेलेबल हों. तो आपको वो एडवांस में बुक करने हैं, क्योंकि सम टाइम होता है कि आपके ऑफिस के अंदर इतनी अवेलेबल लोकेशंस नहीं होती जिस टाइम के अंदर स्टेक होल्डर की अवेलेबिलिटी है. बट जब आप देखने जाते हैं आपके रूम्स और डिफरेंट रिसोर्सेज जहाँ पे आप बैठ के वर्कशॉप कर सकें, एंगेज कर सकें, इंटरव्यूज कर सकें, आपके पास लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. सो ये चीजें आपको कंसिडर करनी होती हैं कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की वो अवेलेबल हो ऑन टाइम. ठीक है, तो इस चीज के लिए आपके लिए ये चीजें देखना जरूरी है. देन आपको लैंग्वेज के ऊपर बात करनी है. जाहिर है आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं या जिसको साथ आपका कोऑर्डिनेशन है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, कौन सी लैंग्वेज में ही इज मोर कंफर्टेबल. समटाइम्स आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से बात करते हैं. आई मीन इंग्लिश इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज, एवरीबॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक. बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं कि उनका आर्टिकुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एज कंपेयर टू देयर नेटिव लैंग्वेज. सो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते. सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, कि अगर आप किसी स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसे बात करना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डिटेल रिक्वायर्ड है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्लियर चाहिए उसके अंदर, तो यू नीड टू माइट नीड टू थिंक अबाउट इट कि मुझे किसी ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को और या बायो लैंग्वेज जो मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं जिसके साथ स्टेक होल्डर कंफर्टेबल फील करें और अपना एक्सप्रेसिव वे में अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकें, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया. सो ये चीजें आपको अपने कंसल्टेशन में करनी होती हैं. देन जैसे कि कम्यूट का मैंने बात किया कि आपको ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस लगेगा, क्या आपके उधर टाइमिंग है, बिजी आवर्स में कितना टाइम लगता है, लेस आवर्स, अगर बिजी रश आवर्स नहीं है तो क्या टाइम लगेगा, ये सारी चीजें. एंड देन द मटेरियल रिक्वायरमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, आपको व्हाइट बोर्ड्स चाहिए, मार्कर्स चाहिए, मटेरियल जिस पे आपने नोट्स बनाने हैं, तो व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड. आपको रिकॉर्डिंग के लिए कोई डिवाइसेस चाहिए, इंटरव्यूज, तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होती हैं बिफोर प्लानिंग the elicitation to set up all these logistics. Any question in here? Thank you, Mubarak bhai. No, till now, no.
Right. So the next element is secure supporting material. तो इसके अंदर जो हमारी प्रिपरेशन होती है, सबसे पहले तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी होती है कि हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा है जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सेव है, ठीक है, और फिर वो डेटा किन सिस्टम में अवेलेबल है। हाँ, प्लस सिस्टम के हवाले से एक और चीज ये होती है कि जो आप मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, एलिसिटेशन में जो नोट्स, जो सारी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करेंगे, कौन से सिस्टम आप यूज करेंगे उसके अंदर, ठीक है, अगर कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट है आपको किसी काम के लिए, तो वो कौन से सिस्टम्स आप यूज करेंगे या किसके लिए, किन सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी होगी आपके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स, सेम थिंग, कि क्या मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने रिव्यू करने हैं बिजनेस एनालिसिस के लिए, एंड देन आउटपुट फ्रॉम द एलिसिटेशन, वही सेम चीज जो हम प्रीवियस में बात कर चुके हैं कि जो भी आपकी एंगेजमेंट के बाद, इंटरव्यूज के बाद जो आपके आउटपुट्स होंगे उस एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी है, फॉर एग्जांपल आप डिस्कस कर रहे हैं कोई एज प्रोसेस बिजनेस के साथ, आपको कैप्चर करना है कि अभी उनकी करंट प्रैक्टिसेस क्या है, तो उसके लिए आप जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे, जो भी प्रोसेस कैप्चर करेंगे, वो आपका उसका आउटपुट होता है, ताकि आप लेटर स्टेज के ऊपर उन चीज़ों को एनालिसिस कर सकें। तो ये सारी आपकी इसके अंदर कंसिडरेशन में होनी चाहिए सिक्योर सपोर्टिंग मटेरियल्स के अंदर, जो आपको सपोर्ट करें आपके सारे काम्स के अंदर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर स्टेक होल्डर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो अक्सर लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके सेशन के अंदर। सो आप कभी भी किसी कोई भी स्टेक होल्डर्स के साथ आप मीटिंग सेटअप कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इनके साथ कोई भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेक होल्डर को उसके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड पता होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके लिए आप उनको इनवाइट कर रहे होते हैं टू गेट द बिजनेस रिक्वायरमेंट और टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट बिजनेस से आ रहे होते हैं, sometimes they don't have any idea कि what you want to talk about, किस चीज के बारे में आप ये कंडक्ट कर रहे हैं कि और इसका पर्पस क्या है, why we are doing this, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी भी स्टेक होल्डर्स को किसी सेशन में इनवाइट करते हैं या यू बुक देयर टाइम टू फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और टू डिस्कस समथिंग, उनको you need to provide some background why we are doing this, what is the purpose and what we trying to achieve out of this, कि हम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम यू कैन शेयर सम डॉक्यूमेंट्स विद देम इन एडवांस कि ये हमारी जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, जिस सोल्यूशन के, जिस प्रॉब्लम के बाद बारे में, समटाइम यू कैन शेयर विद देम के जो कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक्चुअली जो डिस्कस करना है, जो आपका कंफ्यूजन है, आप एडवांस में वो क्वेश्चंस उनको भेज सकते हैं कि भाई प्लीज डू रिव्यू दिस क्वेश्चंस, और आप इनको देख के इनको प्रिपरेशन करके आए, ताकि जब आप अपना टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। यू नो कि जब आप किसी भी बिजनेस एक्सपर्ट को बुला रहे होते हैं, इवन किसी भी एम्प्लॉय के साथ आप मीटिंग सेट कर रहे हैं, यू नो इट कॉस्ट अ लॉट टू ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर डूइंग मीटिंग्स, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं एंड ही इज नॉट प्रिपेयर एंड ही इज देन एंड देयर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड ट्राइंग टू collect some information within that particular time, so it is going to be waste of time, क्योंकि आपके पास फिर दोबारा से उसको बुक करना पड़ेगा, वो उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप ज्यादा उसके साथ कुछ आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले नहीं सकेंगे अगर वो एक दो क्वेश्चन में ही कंफ्यूज है या उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस if you already have a hands on question which you know that आपको ये उसी के बारे में बात करेंगे उनसे, उनको वो आप एडवांस में क्वेश्चंस भेजें ताकि वो प्रिपरेशन के साथ आए। एंड देन इसी तरीके से आप क्वेश्चंस के साथ उनके उनसे आप एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, कि आप उनको बोले कि भाई आपसे हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो प्लीज ब्रिंग सम डेटा, सॉर्ट ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जिसको आपने रिव्यू करना है, कोई भी ऐसी चीज आप उनको बोल सकते हैं।
प्लस देन आप उनके साथ बात कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट आर द टेक्निक आर वी गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप और मीटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम हम बहुत यूज टू होते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने के लिए क्योंकि वो हमारा डे टू डे रूटीन वर्क होता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए इट्स कम्प्लीटली न्यू है, और अगर उनको उस टेक्निक का पर्पस नहीं पता है so then it will not help to you as well, even though you know that you are very good in that particular technique। और उसकी एग्जांपल अब मैं आपको देता हूँ, जैसे हम ने बात करी थी अपने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के अंदर पर्सोनास बनाने की, ठीक है। अब आप अगर पर्सोनास टेक्निक यूज कर रहे हैं कस्टमर के किसी स्टेक होल्डर के साथ उसको एंगेज करने के लिए और उसके साथ बैठ के उससे आप डिस्कस करने किसी पर्टिकुलर पर्सोना को, और ही डोंट नो द पर्पस लाइक कि ये एलिमेंट्स हम क्यों कैप्चर करते हैं और उसका मकसद क्या है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाएगा और आप यू विल एंड अप टू गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से जैसे हम टेक्निक यूज करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, जैसे मॉस्को की हम बात करते हैं, स्मार्ट टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे स्टेक होल्डर्स को कि ये टेक्निक्स हैं क्या, इनका पर्पस क्या है, तो वो उस पर्सपेक्टिव के साथ सोच नहीं सकेंगे एंड देन दे वोंट बी एबल टू यूज इन अ बेटर वे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स जो आप यूज करना चाहते हैं उसके अंदर, so that way you can get better results। And now understand the elicitation scope। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको इसके अंदर चीजें क्या है कि आप जब एलिसिटेशन कर रहे हैं स्कोप के अंदर आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस बिजनेस डोमेन को हम डिस्कस करना चाहते हैं वो बिजनेस डोमेन क्या है, ठीक है। ओवरऑल कॉर्पोरेट कल्चर इन्वायरमेंट क्या है, स्टेक होल्डर्स लोकेशन जैसे हमने बात करी, स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व, देयर ग्रुप डायनामिक्स, and then expected output elicitation क्या चाहिए इससे, skills of the business analysis, strategy solution, scope of the future solution, all these things। So understand the scope of this elicitation means क्या है कि overall corporate culture क्या है। अब for example अब किसी some organization के cultures ऐसे होते हैं कि आपको किसी particular thing के लिए you wanna do a group session, ठीक है। आपको उनके साथ ग्रुप सेशन करना है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करना है, तो दे डोंट प्रेफर group session, they would like to go one by one because they are not so open to discuss their culture, I mean their department or their operations thing with other departments। so अगर culture environment ऐसा है किसी particular organization का कि जहाँ पे वो silos के अंदर काम करते हैं, they are not open to each other, they won't feel comfortable in group meetings। सिमिलर वे वाइस वर्सा कि आप अगर किसी स्टेक होल्डर के साथ वन टू वन मीटिंग करना चाहते हैं बट दे प्रेफर टू एंगेज ऑल द डिपार्टमेंट पीपल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको ग्रुप सेशन करने होंगे। एंड ऑल्सो इसके अंदर एक और चीज है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आई मीन वो कितने डिजिटलाइज है उनका और कितने कंफर्टेबल है विद डिजिटल टूल्स। समटाइम्स यू आर वर्किंग रिमोटली, अगर आपको डिफरेंट लोगों को रिमोटली इनवाइट करना है डिफरेंट सेशंस के लिए, डिफरेंट वर्कशॉप्स के लिए, आर दे कंफर्टेबल टू डू दैट और दे वुड लाइक टू डू पर्सनली। so this type of thing you need to understand from the cultural perspective, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन डिजायर आउटकम्स क्या है कि हम जो हम बात करना चाह रहे हैं इस सेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमें बात करनी है टेक्निकल रिक्वायरमेंट के ऊपर या बिजनेस ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अंदर, हमें बिजनेस प्रोसेस कैप्चर करना है या हमें सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मालूम होना चाहिए स्कोप के अंदर कि हमारा आउटकम क्या चाहिए हमारे को उसके अंदर जिसके ऊपर हमने जाके बात करनी है, तो यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड देन जैसे कि हमने बात किया था टेक्निक्स की, ठीक है, हम क्या टेक्निक यूज करेंगे इसके अंदर, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कि आपको हेल्प कर सकती है इन ग्रुप्स सेशन के अंदर या इंडिविजुअल सेशन के अंदर, वो किस तरीके से कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा हेल्प कर सकती है फॉर द एलिसिटेशन। देन कि टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है स्टेक होल्डर्स की, ठीक है, उस और कितने टाइम में हमारे को ये काम करना है। तो ये सारी चीजें आपको
इस स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एनी क्वेश्चन हियर? मुबारक भाई, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इलस्ट्रेशन, बेसिकली उसी को आपने समराइज किया है सारी चीज़ों के अंदर, मतलब जो सारी चीज़ें प्रीवियसली आपने एक्सप्लेन की हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ इलस्ट्रेशन, दिस एलिसिटेशन और सेटअप लॉजिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों को आपने समराइज करके ही इसके अंदर वो चीज़ एक्सप्लेन की है ना, कि इसमें अंडरस्टैंड करना स्कोप का क्यों ज़रूरी होता है। हाँ एग्जैक्टली, फ्यूचर वैल्यू को देखने के लिए, राइट? हाँ वो भी है, प्लस जैसे कि मैंने आपको और एडिशनल अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अब इसके अंदर हमें बात ही करनी है कि जाके हमें किस चीज पे फोकस करना है, कि डोमेन क्या है हमारा बिजनेस का, एंड देन प्लस डिस्कशन का फोकस कहाँ पे होगा, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है या नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सोल्यूशन के ऊपर हमने बात करनी है, या अभी हमने बात करनी सोल्यूशन डिजाइन के ऊपर, आई मीन जो कि हमारा 2V मॉडल है, yeah, we need to understand only right now the needs of the problem or the opportunity, so this type of thing. ठीक। So it's a combination, right? जो 3-4 चीजें हम एलिमेंट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, तो वो डिस्कस करने के बाद वो सारी चीजें में से कुछ उनमें से भी है, एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि इसके अंदर आपको इंडिविजुअली देखनी होती है कि अप्रोच क्या है, आप जो कि स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से। ठीक है मुबारक भाई, थैंक यू। So after the preparation of elicitation, then the next task is conduct elicitation. So conduct elicitation is now the mainly जहाँ पे आप engage होते हैं stakeholder के साथ, right? And then you start getting the information from stakeholders, and based on that, then you will define future solution or future action. तो कंडक्ट एलिसिटेशन के अंदर हमारी वी यूज 3 टाइप ऑफ डिफरेंट अप्रोच, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या है कि इसके अंदर you engage directly with the stakeholders in one-to-one session, group session, workshop, where you talk with each other, do brainstorming, question answers, right? And ये एक way है to do a elicitation, जिसके अंदर आप बात करते हैं, directly engage होते हैं stakeholders के साथ, and you do your question answers to get their needs and to understand their needs and the opportunities. And then फिर एक approach होती है research, जिसके अंदर it could be business analysts perform or do their analysis based on already the document or the information they have or they have been provided. कि हो सकता है कि previously organization के पास already requirements gathering कुछ हो different projects को लेके, जो कि वो share करना चाहते हैं business analyst के साथ, and then उनका जो historical data है, जो करंट अभी पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उन सब चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं, देख के उनके एज इज प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंटेशन जो कि अवेलेबल है, एंड उसके अंदर आपको बिजनेस एक्सपर्ट्स और जो डोमेन एसएमईज होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, कैन आल्सो हेल्प यू टू डू सम डिस्कवरीज एंड एनालिसिस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। ये एक अप्रोच है। एंड देन यू डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये एक अप्रोच है जो कि मेनली हम इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस एनालिस्ट के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के अंदर, एंड वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक अप्रोच उसके अंदर यूज करते हैं टेक्निक मॉकअप्स की, यूज केसेस, यूजर केसेस की, ठीक है, जिसके अंदर आप ड्राइंग करते हैं, डिफरेंट मैपिंग करते हैं टू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, टू शो द स्टेक होल्डर्स के ये चीज़ें हैं। और उसके अंदर मेनली आप मॉकअप्स के अलावा जो कि ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट साइड पे हैं, वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये वाला
अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि जब भी एज अ डेटा एनालिस्ट आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट graphs or views to understand their perspective, how they would like to see different information in different ways. A similar way, the mockups, you understand what is mockups. ठीक है, आप different mockups बनाते हैं to present to the business के this is exactly they would like to see their solution, a future solution that way. So ये different approaches हम use करते हैं conduct elicitation के अंदर, जो कि collaborative research and experiment. इसके अंदर कोई डाउट या if you want to ask something? Thank you, Marvin. So again, conduct elicitation के अंदर ये हमारे inputs हैं, plan elicitation activities and techniques, जो कि हमने बात कर ली, activity logistics, scope, and available resources and a background information. So elements क्या हैं conduct elicitations के? So elements guide elicitation activity, capture elicitation outcomes, and here one thing. So अब आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जब आप कंडक्ट एलिसिटेशन के अंदर आप जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, so you need to understand the perception, right? You most of the time अगर आप इसको मिस करते हैं, so you will see example के अंदर there is number for एक person के लिए it's number 6, to another person it's number 9, right? And right, सेम नंबर है, ठीक है, और लेकिन दो डिफरेंट लोग फ्रॉम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए इट्स टोटली डिफरेंट थिंग. तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं उनके साथ, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू एक्सप्लेन योर पर्सपेक्टिव करेक्टली. यू नीड टू अश्योर कि आपका वो पर्सपेक्टिव को आपकी ऑडियंस समझ रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड और मेक श्योर कि जो इंफॉर्मेशन और जो भी डिस्कशन आपके साथ डिफरेंट बिजनेस स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, आप उनके परसेप्शन को उसी तरीके से परसीव कर रहे हैं, अदर देन इट गोना बी अ प्रॉब्लम. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस एनालिस्ट के लिए कि आप कभी भी कोई चीज एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इफ यू गोइंग टू एज्यूम सर्टेन थिंग देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम. So अगर आप इस and so the best approach is कि if even though कोई small चीज भी है, you need to question it, ठीक है? You don't feel like, I mean, it is very obvious. I mean, everybody knows, but as a business analyst, you need to create this habit within yourself कि अगर even though if any particular thing seems to you very obvious, but it's not documented. Like, for example, you think if someone is inviting you on 6 p.m. or I mean कुछ भी आप ले लें, कोई सी भी छोटी एग्जांपल जिसके अंदर you think there is no doubt about कि ये जो मैं समझ रहा हूँ it could be a different, but if you go back in your business documentation or defined rules के अंदर, and if you couldn't find that particular information or you couldn't get the confirmation, then as a good BA you need to ask about it कि ये मेरी understanding है, is this the right understanding or not? So that way you can eliminate, क्योंकि बहुत सारे ऐसे examples होते हैं जिसके अंदर you will end up to assume certain thing which is wrong with this perception के ना it is very obvious. तो ये बड़ा important है. आप assume मत करें, and then until unless you don't find any confirmation, documented confirmation for any particular thing, even though it seems to you very obvious, ask question and clarify. So nice have point, you heard? भाई. Nice point ये वाला जो है perception का. अच्छा. So ये URL से क्या आपको लगता है, क्या चीज है URL? वेबसाइट लिंक को
चले मैं आपको आसान करता हूँ, इट्स एब्रीवेशन, ठीक है। तो अब आपका अगर एब्रीवेशन है, इट्स एन एक्रोनिम, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक इससे क्या बनता है यूआरएल से? यूआरएल से गूगल कर सकता हूँ नहीं 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 गूगल चले, दिमाग तो दिमाग मतलब कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं ओके, यूजर यूनाइटेड से, लिनियर कुछ है, ओके सही है। यूजर, यू से यूजर, आर से रिक्वायरमेंट, आगे कुछ समझ में आ रहा लैंग्वेज है? और उसके अलावा नहीं, लाइन ओके, चले ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट विद लेगो, लेगो। हाँ, ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि ये लेगो है, ओ लेगो, एग्जैक्टली। राइट। तो यूजर रिक्वायरमेंट विद लेगो क्या है? एनी आइडिया? कनेक्टिंग legos to build the एग्जैक्टली, requirements of the user. yeah, बहुत अच्छे, right. So build the requirement, we use this technique, it's a technique, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो आपके साथ ये मैं बात करना चाहूंगा कि when you going and engaging with the business stakeholders, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो हम एलिसिटेशन करते हैं, ये हम बिजनेस से रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? What is your approach when you go to talk about, to talk with the business or any stakeholders? What would be your approach कि यार मैं जा रहा हूँ इनसे बात करने के लिए, तो मुझे क्या अचीव करना है, what I'm going to do, what I'm trying to do? रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस की एक्चुअल डिमांड क्या है, स्टेक होल्डर्स की डिमांड क्या है, और उसको ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं टू गेट द रिजल्ट्स, और यूजेज को बेहतर करने के लिए किस तरह से उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले जाऊंगा वापस इस पर पॉइंट के ऊपर, परसेप्शन, ठीक है। अब बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट इसी चीज के अंदर ट्रैप होते हैं कि when they go and talk about the elicitation, they think they are going to get the requirement, ठीक है। और कीपिंग दिस माइंड कि वो इस परसेप्शन के साथ जब बात करते हैं तो दे एंड अप टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं आप इस परसेप्शन के साथ जाके बात करते हैं बिजनेस स्टेक होल्डर्स से कि मैं आपसे पूछूं कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, ठीक है। सो when I'm asking from you कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, so of course you will think what would be your ideal or your want, like your wish to have the good car, like with different features, is speedy, beautiful, right? हर लोग की अपनी डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, तो यही एक ट्रैप है और परसेप्शन को चेंज करने का कि नीड वर्सेस वांट्स। सो व्हेन यू गो एंड टॉक विद द बिजनेस अबाउट देयर रिक्वायरमेंट क्या है, तो बिजनेस उनको वो बताता है इस पर्सपेक्टिव में जो कि दे वांट, बट एक्चुअली इट्स नॉट देयर नीड। So when you change the perspective and instead of you go and ask what you want, what is your requirement, you ask and you talk about, okay, what are your challenges? What is your need? What are the opportunities? Then their perception will be changed. So let's example, if I'm talking and I'm asking, instead of I just go and ask like what you want, what is your requirement, if I'm asking what is your need, what is your challenge, so I would say instead of like I need a beautiful car, I will say ओके मुझे एक रिसोर्स चाहिए जो कि मुझे हेल्प करे कम्यूट करने में, ठीक है। एंड नाउ दिस इज माय चैलेंज एंड आई फॉर दिस चैलेंज आई हैव सर्टेन नीड्स, ठीक है। सो इस चैलेंज को, इस नीड को कुड बी फुलफिल साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और एनी अदर थिंग्स, राइट। So now you need to, I mean, then you can gradually or eventually you can, I mean, build from cycle to motorcycle or aeroplane, whatever you want. But actually, initially, your requirement is that you need something to commute from home to office and office to home. You need some resources जो कि आपको इसमें help करें. लेकिन
अब आप देखें इसमें और इसमें कितना फर्क है when you're going to talk. So the point is कि अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हैं तो by using minimum resources और बहुत ही कम एफर्ट के साथ you can produce something which can add a value for users and for the business, and they would be satisfied with that, and gradually then you can improve as their requirements get changed. So ये एक बड़ा important चीज है to understand, and when you go and talk about the elicitation, always make sure you are not going in elicitation collaboration to get the requirement. You are going to discuss the opportunities, the challenges, and the needs. This is very, very important. Now, here it comes the URL, user requirement with Lego. So, इसके अंदर हम क्या करते हैं? And why we are using this technique? So, the benefit of using this technique, आपसे जब when people talk and they are having a conversation, most of the time जो आपका it's a research, right? आपको जो दिमाग response कर रहा होता है in conversation, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, you're listening me and I'm talking, so the most of the audience brain response is 20% only in the conversation. ठीक है? So now you can imagine कि अब जहाँ पे आपका इतना अटेंशन ही नहीं है और आप बस सुन रहे हैं और आपका brain is not engaged that much. If I'm going to ask something and you, even though you answered, and after then I came back and asked, all right, this is you said in that day, now what this is what that means. Sometimes you said, oh, I don't know what I have said in that time, because आपका दिमाग उस तरीके से attention नहीं होता, attention to detail नहीं होता, and there is the potential then you mean something else, but you said totally different, right? So to avoid this thing, this is the very useful technique people experts came with. So इसके अंदर हम करते क्या है? We engage stakeholders, we provide these Legos, and we ask them to build the requirement. So इसके whatever their needs or problem, explain in the Lego. So if you engaging people in hands-on activities as compared to when you are in a conversation, your brain active 80%. So that means you are more engaged, more focused, and then you will provide the more good and depth knowledge or information, whatever we are discussing while doing this activity. So this is for like, this is the one of the activities if you can use, you can talk about it. Another example is कि आप इसके अंदर आप requirement कैसे build करते हैं. So think about IKEA. IKEA के अंदर आप जाते हैं कोई भी purchase करने furniture. For example, you want table, right? You need something, I mean, for your studies, so you can use. So आपकी actually need क्या है कि आपको कोई surface चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी books, copies रख के आप अपनी study कर सकें. उसके लिए go to IKEA and you purchase some table. So अब जब आप वापस आके box खोलते हैं, so you find different pieces, right? And different pieces has the instructions. So those different pieces, when you're going to stick together or build with the particular instruction, that means you are building a requirement. You have a specific instruction, and then you have a problem pieces, and then you building a requirement. So this is the approach we use in the Lego as well. Any question here? No, thank you, Margaret. So then the third step is confirm elicitation results. So जो कि self explanatory है कि इसके अंदर आपका purpose क्या होता है कि आपने जो भी discussion किए हैं, जो भी आपने information capture करी है, document produce किए हैं, वो आप stakeholders से confirm करते हैं, validate करते हैं कि is this our right understanding. So you see, I mean, the Bibok, like I mean the way they are, I mean, design this course, इसके अंदर, I mean, they should make sure कि आपकी confusion, assumptions, I mean, completely can be eliminated. So even though
कि आपके 1-to-1 सेशन हुए, you have question answered, you have done different workshops, you did different experiments, mock-ups, and then you build some requirements. But उसके बावजूद we have a next step to go back and then validate with the users or stakeholders to avoid any confusion in the end. So this is why it is a best practice कि आप जब भी कोई discussions करते हैं, meetings करते हैं, requirement gathering करते हैं, workshop करते हैं, जो भी output है उसका share with all the relevant stakeholders, get their confirmation and validation कि is this the right understanding or not, जिसके ऊपर हम बात करें. तो ये इसका एलिमेंट है कैप्चर एलिसिटेशन रिजल्ट्स, अगेन सोर्स इंफॉर्मेशन, राइट. सो कंफर्म एलिसिटेशन रिजल्ट्स, सो उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट एनालिसिस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, रिव्यूज होते हैं. इंटरव्यूज के बाद, सो दिस इज अनदर थिंग लाइक आई मीन आफ्टर बिल्डिंग द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप अनदर सेशन रख सकते हैं जिसके अंदर रिव्यूज करते हैं आप वो सारी चीजें, और यू कैन शेयर विद देम एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. आप कोई भी एक शेयरिंग फोल्डर या कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आजकल हैं टूल यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट शेयर, जीरा और डिफरेंट थिंग्स जहाँ पे आप ये information they can review, and then for that you can also perform different workshops to get their confirmation. So these are some of the techniques which we use for the confirmed elicitation results. And then communicate business analysis information. Again, the communication part is very important to engage the stakeholders. उसका purpose क्या है कि हम ये करते क्यों हैं, कि even though हम थ्रू आउट हमने स्टेक होल्डर मैन अप्रोच डिफाइन करी, देन फिर हमने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उनके साथ कि क्या हमने बात करनी है, क्या हमने डिस्कस करना है, देन उनको हम एंगेज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट लेने और बिल्ड करने के लिए, देन वो फिर हम उनसे वैलिडेट कर रहे हैं. नाउ देयर इज अनदर पार्ट लाइक कम्युनिकेट बिजनेस एनालिसिस इंफॉर्मेशन. So this is another very important part, and हम इस बात करेंगे कि हम इसका पर्पस क्या है, करते क्यों है. सबसे पहले इसके अंदर तो यू नीड टू थिंक कि व्हाट आर द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन किसी, बिकॉज हर लेवल स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, सबके साथ आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, और किस तरह से किन फॉर्मेट्स पे करनी है. सो दिस इज यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या इंफॉर्मेशन किस स्टेक होल्डर के साथ यूज करनी है, कब यूज करनी है, किस फॉर्मेट पे करनी है, किस मीडियम के थ्रू करनी है. So these are the things you need to see and consider. So elements क्या है इसके अंदर, determine the objective and the format of communication. So सबसे important जैसे कि अभी मैं पॉइंट कर चुका हूँ, what is the audience of the package, जो information आपने शेयर करनी है जिन लोगों के साथ, वो लोग कौन है, ग्रुप ऑफ रेलेवेंट स्टेकहोल्डर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट टाइम यू वांट टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन, और किस तरीके से ये लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, कितनी इमेच्योर इंफॉर्मेशन है ये जो हम उनके साथ यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है टू कंसीडर एंड थिंक अबाउट इट बिफोर यू शेयर द इंफॉर्मेशन. And then फिर communicate business analysis package. So again, जैसे कि हमने बात की किस तरीके, what is the appropriate way, do we conduct again the workshops to in the groups, we share all the information as a group, or do we share as an individual collaboration one to one, do we send this through the formal way like the document, the email, or should we just need to bring all in, or we can have a verbal conversation with them. So all these things you need to think about कि किस तरीके से आपने इनको communicate करना है. And then the business analysis information communicated. This is the output. Now the manage stakeholder collaboration. Again, so आपने communicate किया and then you need to manage stakeholders collaboration. So इसका purpose क्या है कि manage करना क्या मतलब है, कि किस तरीके से manage करें. So मैनेज में सबसे चीज ये होती है कि आपको पर्पस ये है कि आपने बिजनेस जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस तरीके से एंगेज करना है कि उनका इंटरेस्ट लूज ना हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एंड दे शुड बी एंगेज, दे शुड फील लाइक इनकरेज कि यार वी हैव टू पार्टिसिपेट,
क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस अपने सेशन में बात करी थी कि देयर आर डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। कुछ स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है कि उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि दे आर देयर टू मेक अ डिसीजन। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं who going to use or consume that solution or that particular thing which we are building. कुछ stakeholders ऐसे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, but they are very key in terms of adoption of the solution. So आपको हर किसी stakeholders को पर्सपेक्टिव देखते हुए उसके तरीके से एंगेज करना है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल अब कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ आपने engage किया, आपने इनके साथ elicitation किया, and now you need to get their validation. So for example, if you are not communicating with them in a way or you're not engaging properly, they can create a delays. Maybe you send them information to get their validation and they think, oh, it's not so important, so I will review whenever I get time, and then they just left. So जो रिक्वायरमेंट आपको एक दिन के अंदर वैलिडेट करनी थी या एक वीक के अंदर वैलिडेट करनी थी, बिकॉज आपने स्टेक होल्डर्स को इस तरीके से engage नहीं किया कि they can understand the importance, so it could be delayed. They instead of 1 week they are taking 3 weeks because they think it's not on a high priority, so their approval or their validation get delayed. So this is one of the things you need to think, and this is why we engage them. So all the stakeholders अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि कितना ये इम्पोर्टेंट चीज है और इसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से वो उस चीज के ऊपर एक्ट कर सके। Yeah, these are the inputs, right? So the elements, ये जैसे हमने बात करी थी कि ये again agreements on commitments. So this is what we talk के जब आपका कोलैबोरेशन होता है कि उसके अंदर आपके डिफरेंट नेगोशिएशंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस होते हैं आपके, कि आप व्हेन यू आर एंगेजिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स किसी सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, दूसरे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आपको उनको इस तरह से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एंगेज करना होता है कि दे आर विलिंग टू नेगोशिएट देयर रिक्वायरमेंट्स, और ऐसा ना हो कि वो कहना ही हम बस डेडलॉक हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड देन फिर आपको ये भी चीज देखनी है कि आपको किस डोमेन का कौन सा एक्सपर्ट एसएमई से कहाँ पे चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको कहाँ पे इन्वॉल्व करना है, जिनका इन्वॉल्वमेंट के कुड बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है, एंड दे फील कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं, जब उनसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये इस तरीके से आप उनको मेक श्योर करें और फील कराएं कि दे थिंक दे हर्ड। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आप ने कुछ इंफॉर्मेशन ली किसी स्टेक होल्डर से, and then you asking repeatedly same information and they think like, oh man, well, I mean they are stakeholders or different stakeholders होते हैं जो they came across with this feeling कि यार ये मुझसे एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, they felt like we are not valuing their time and we are not valuing their information, so next time they will not give you that importance, or you might not get the accurate information. So it is very important कि जब आप इन stakeholders को engage करते हैं तो you give them feel कि they've been heard and we value their information and we respect their time. So ये एक बड़ी important चीज है। Stakeholder engagement, so the output what we want to achieve out of it, manage stakeholder collaboration, willingness from stakeholders to engage in business analysis activities. So जैसे कि हमने बात किया कि ये सारी different techniques हैं जिसमें आपने stakeholders को ये prove कराना होता है, ये feel कराना होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर और कितना इम्पोर्टेंट है उनकी नॉलेज, और उस चीज को हम कितना वैल्यू करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, so that these are the things can encourage them to openly discuss their ideas. So today that was the day. So I think अब अगर